हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। तो आइए देखते हैं। आइंस्टीन के समय से पहले यह माना जाता था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा दो विभिन्न चीज़ें हैं। आइंस्टीन जब थे उनके पहले समय में ये माना जाता था कि जो द्रव्यमान होता है और जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होता है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। द्रव्यमान पदार्थ का एक मौलिक गुण है जो कि प्रत्येक पदार्थ में होता है। यह माना जाता था कि जो पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो एक पदार्थ का मौलिक गुण है जो कि प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है। ऊर्जा पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, और ये माना जाता है जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो किसी भी पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी पदार्थ में ऊर्जा उसकी विशेष स्थिति अथवा गति के कारण होती है। ये माना जाता है कि किसी भी वस्तु में उसकी जो एनर्जी है वो किसी विशेष स्थिति या फिर गति के कारण उसकी एनर्जी होती है, तो उसमें द्रव्यमान के कारण उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, ये माना जाता था। यह भी समझा जाता था कि ब्रह्मांड के द्रव्यमान का कुल परिणाम कभी नहीं बदलता। ये माना जाता है कि जो ब्रह्मांड में क्या जो द्रव्यमान का जो कुल परिणाम है वो कांस्टेंट है, वो कभी बदलता नहीं है, तथा इसी प्रकार ऊर्जा का कुल परिणाम भी निश्चित है। और ये माना जाता है जो एनर्जी है वो भी निश्चित है, वो भी कांस्टेंट है। इसका यह अर्थ हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण दो स्वतंत्र नियम माने जाते थे। और इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे दो नियम माने जाते थे। पहला द्रव्यमान संरक्षण, जो कि द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, और दूसरा ऊर्जा संरक्षण, मतलब एनर्जी भी हमेशा कांस्टेंट होती है इस पूरे ब्रह्मांड की। उसके बाद आगे देखते हैं। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यह सिद्ध किया कि जो द्रव्यमान है और जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, एक दूसरे से रिलेशन दोनों के बीच में, तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। और यह सिद्ध किया प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसमें जो उसका द्रव्यमान होता है उसके कारण भी एनर्जी होती है। यदि किसी पदार्थ में डेल एम द्रव्यमान की क्षति हो जाए, यदि किसी पदार्थ में थोड़े से द्रव्यमान की क्या हो, क्षति हो जाए, तो इससे उत्पन्न ऊर्जा, तो उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो डेल ई इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर होगी, जहाँ सी प्रकाश की चाल है, जो सी है वहाँ पे प्रकाश की चाल है। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। इसे आइंस्टीन का क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, जिसको हम मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं। इस संबंध के अनुसार पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान, इस रिलेशन के अनुसार जो पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान होता है वो 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। वो उतने ऊर्जा के क्या होता है, तुल्य होता है, बराबर होता है। यदि हम किसी पदार्थ को डेल ई ऊर्जा दें, तो उपरोक्त संबंध के अनुसार उसके द्रव्यमान में डेल एम की वृद्धि हो जाएगी। यदि हम किसी द्रव्यमान को डेल ई ऊर्जा दें तो इस नियम के अनुसार उसमें डेल एम की वृद्धि हो जाएगी, जहाँ डेल एम इक्वल टू डेल ई अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि सी का मान बहुत अधिक होता है, प्रकाश की चाल अधिक होती है, अतः द्रव्यमान में यह वृद्धि बहुत कम होगी। तो द्रव्यमान में यह जो वृद्धि होगी डिवाइड में है, डिवाइड का यह क्या करेगा, इसको बहुत कम कर देगा, तो द्रव्यमान में बहुत कम वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो पदार्थ को दी गई ऊष्मा ऊर्जा उस पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ा देगी। यदि हम किसी वस्तु को क्या करें, गर्म करें, किसी पदार्थ को गर्म करें, तो उसमें जो हीट फ्लो करेगा, जो उसको एनर्जी मिलेगी, उससे क्या होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। परंतु यह वृद्धि इतनी कम होगी कि इसे हम किसी भी सुग्राही तुलना द्वारा नहीं नाप सकेंगे। लेकिन यह द्रव्यमान में जो परिवर्तन होता है वो इतना कम परिवर्तन होता है जिसको हम किसी भी तरीके से नाप नहीं सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी स्प्रिंग को दबा दें, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, उसकी द्रव्यमान क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि स्प्रिंग पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। परंतु
स्प्रिंग को क्या देना है, हम एनर्जी देते हैं, परंतु हम किसी भी प्रयोग द्वारा इस द्रव्यमान वृद्धि का सत्यापन नहीं कर सकते। लेकिन जो द्रव्यमान उसका बढ़ेगा उसको हम किसी भी प्रयोग द्वारा उसका सत्यापन नहीं कर सकते, उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को देखते हुए अब द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण के नियमों को स्वतंत्र रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। इस संबंध को देखते हुए, द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को देखते हुए, जो द्रव्यमान संरक्षण था और जो ऊर्जा संरक्षण था, इन कोई नियमों को स्वतंत्र रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। ब्रह्मांड में द्रव्यमान घट सकता है, ब्रह्मांड में जो द्रव्यमान घट सकता है, किस फॉर्म में चला जाएगा, ये एनर्जी के फॉर्म में जा सकता है, और एनर्जी भी घट के द्रव्यमान के फॉर्म में आ जा सकती है। परंतु साथ ही उसके तुल्य ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाएगी। जो द्रव्यमान घटेगा तो उसके जगह क्या आ जाएगा, ऊर्जा, एनर्जी आ जाएगी, जैसा कि नाभिकीय विखंडन में होता है, जैसा कि नाभिकीय विखंडन में होता है। वास्तव में सूर्य का द्रव्यमान बराबर घटता जा रहा है, जो सूर्य का द्रव्यमान है वो बराबर घटता जा रहा है, क्योंकि उससे एनर्जी हमेशा रिलीज होती रहती है, परंतु यह ऊर्जा के रूप में हमें मिल भी रहा है। जो एनर्जी, जो उसका द्रव्यमान घटता है सूर्य का, वो एनर्जी के रूप में हमें क्यों क्या बोलता है, मिलता है लाइट के रूप में। अतः हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान प्लस ऊर्जा का कुल परिणाम निश्चित है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसमें द्रव्यमान और ऊर्जा का कुल जो परिणाम है वो निश्चित है, क्योंकि अगर द्रव्यमान कम होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो द्रव्यमान कम होगा। अर्थात द्रव्यमान प्लस ऊर्जा संरक्षित है। इस प्रकार अब द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण नियमों का एकीकरण हो गया। इस प्रकार जो द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण था, इसका ये जो नियम थे उसका एकीकरण हो गया, ये दोनों एक हो गया।